दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था, तो कुछ डिस्टर्बिंग हो गई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया ब्रेक लिए हुए, सॉरी। ठीक है, तो कभी आगे के वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आज मेरा एक चैप्टर है, वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग कार्यपालिका के संबंध में पढ़ा था, जो केंद्र कार्यपालिका है। अगर आप लोग नए हैं या कुछ वीडियो मिस किए हैं, तो जैसे अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उसे जा करके प्ले स्टोर से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर, और जो एग्जाम्स में आते हैं उसे हम देखते हैं। हम कोशिश करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को टैकल करने, ताकि किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या ना आए। तो हाल ही जो एग्जाम है आपके सामने है, यूपी पीसीएस का है, यूपीएसआई का है, यूपी कांस्टेबल का है, रेलवे का एग्जाम है। तो इन सब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए। चलिए इसको समझेंगे, और इससे जुड़े हुए जितने पॉइंट्स आते हैं उसको हम याद भी करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पहले के वीडियो में कि भारत में संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो और इस संसदीय व्यवस्था में दो हेड बनाए जाते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं नाम मात्र। ठीक है, दो हेड बनाए जाते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका, दैट मीन्स की सिंबॉलिक हेड। इन नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, और एक होता है वास्तविक हेड। ठीक है, एक होता है वास्तविक हेड, जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करते हैं, रियल पावर जिसके पास होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत में ये जो सिस्टम दिखाई देता है, ये वास्तव में ब्रिटेन से प्रेरित है। अगर ब्रिटेन में देखते हैं तो राष्ट्रपति का पद नहीं होता है, बल्कि इसी के समान ही एक पद होता है जिसे हम क्राउन के नाम से जानते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्रिटेन की देन है। तो आज हम देखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति को ढेर सारे पावर मिले, उन पावर का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका के हेड कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि सेंट्रल लेवल पे वास्तविक हेड कार्यपालिका के कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ और भी पॉइंट समझने से पहले दो तीन अनुच्छेद समझ लेते हैं। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। यही प्राइम मिनिस्टर इस मंत्री परिषद का हेड होता है, वो वास्तव में केंद्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है उसका हेड होता है, और इसका सारा का सारा दायित्व सरकार इन्हीं के नियंत्रण में निभाया जाता है। तो इसी प्रधानमंत्री के विशेष अनुच्छेद को याद रखना है कि भारत संविधान में अगर प्राइम मिनिस्टर का किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो 75। तो आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो संसदीय नाममात्र क्या होता है इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है, प्रेसिडेंट, पीएम की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान खींचना चाहूंगा, दो वर्ड यूज होंगे, एक नियुक्ति और एक निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है, जब जनता द्वारा या किसी सदन द्वारा या ग्रुप द्वारा कुछ लोगों में से किसी एक को चुना जाता है, वो कहलाता है निर्वाचन। लेकिन जब किसी ग्रुप द्वारा एक नाम सजेस्ट किया जाता है, तो उसे केवल एक पद के लिए चुन लिया जाता है, तो वो होते हैं नियुक्ति। तो पीएम की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य का होता है, जहाँ पढ़े होंगे 543 सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, और उन 543 सदस्यों का होता है निर्वाचन। और वो फिर वो सदस्य में जो बहुमत दल प्राप्त करते हैं, उस दल के मेन मेंबर को, यानी उसके जो प्रमुख सदस्य होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है,
पीएम नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति तो यहाँ समझ गए कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वो कौन होंगे, वो जिन्हें नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक है। अर्थात लोकसभा में जो मेजोरिटी हासिल करेगा उसी के जो सबसे मेन लीडर होंगे उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वो बहुमत दल का नेता कैसे चुना जाएगा, तो बहुमत का मतलब होता है जितने भी सीट होती हैं, यानी 100% सीट है तो इसका बटा 2 और +1 करते हैं, यानी लगभग 51%। अगर आप सीट लेकर आते हैं 50%, 50 + 1 20 को भी लिख सकते हैं। 51% को 50 + 1 जिसके पास सीट होता है वही होता है बहुमत। और उस दल द्वारा नियुक्त किया जाता है एक व्यक्ति, ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या यहाँ जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बहुमत केवल लोकसभा में चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य होगा? जी नहीं। आपको यहाँ ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर हो सकता है, किसी एक का मेंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का मेंबर एक समय में कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बने थे। और वर्तमान में अगर मोदी जी को देखा जाए तो वो कहां से हैं? वो लोकसभा से हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आसानी से समझ सकते हैं कि राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन का अगर सदस्य है तो वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने मंत्रिपरिषद में एक बात मैंने बताई थी वो याद रखना है कि यदि वो सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह का अवसर दिया जाता है कि वह किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण कर ले। तो इसके दौरान भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसे समय दिया जाएगा कि किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करने के लिए, तो 6 माह का समय उसे दिया जाएगा। तो ये हो गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सारी बातें। अब आते हैं अगला पॉइंट, हम आयु में आते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। एज कैटेगरी में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको याद करना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा से दोनों से बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए आयु मेंबर बनने के लिए, और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो मिनिमम पूछा जा रहा है कि हाल ही में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तो संसद में जाने के लिए सबसे कम उम्र जो होती है वो 25 वर्ष होती है। इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर कम से कम आयु पूछी जाए तो वो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा के माध्यम से बन रहे हैं। और राज्यसभा के माध्यम से बनेंगे तो उनकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब यहाँ है अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिया। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, नो लिमिट, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कि कितने अधिकतम आयु तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ से आपको याद रख सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में जो भी पोस्ट चुनाव के द्वारा पहुंचते हैं उन सभी में आयु सीमा की अधिकतम सीमा नहीं है। जो पढ़कर या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से या निर्वाचन के माध्यम से पहुंचते हैं, जैसे अलग अलग पद हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इन सब में अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, ठीक है। लेकिन वहां अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
अधिकतम बार बनना, जो नो लिमिट में आती है। ठीक है, अधिकतम बार कितनी बार बन सकते हैं। सॉरी दोस्तों, बाहर रोड पे मेरा घर है तो ट्रैक्टर जा रहा है, उसकी आवाज है। ठीक है, तो अधिकतम बार बनना नो लिमिट है। ठीक है, कितनी बार बन सकते हैं, 4 बार, 3 बार, 2 बार, जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त होते रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आसानी से नियुक्ति इस संबंधी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे प्राइम मिनिस्टर में उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो आवाज है ये दोस्तों वो सड़क है, सड़क से अभी ट्रैक्टर डाली गई है तो आवाज आई है। ठीक है, क्योंकि अभी दिन में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसलिए अभी आवाज आई है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है शपथ। ठीक है, यहां से पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। आपको बस इसी पे फोकस रखना है कि राष्ट्रपति महोदय ही जो होता है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। फिर आता है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल में क्या है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऐसे तो हम लोग, चूंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो इसको हम आंसर दे देते हैं 5 वर्ष, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, इनको जब तक बहुमत प्राप्त होता है राष्ट्रपति इन्हें पीएम के रूप में कार्य करने देते हैं। जैसे इनका बहुमत समाप्त होता है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत के रूप में उन्हें पद से हटा सकते हैं। यहाँ एक साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि इच्छा अनुसार राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति इनकी कोई सीमाएं हैं, यानी जब वो कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब उनको हटाया जा सकता है, या फिर किसी प्रकार से अपने दल के विरोधी हो जाते हैं और उस दल द्वारा कहा जाता है कि पीएम के पद से हटा दिया जाए तो वो हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वास्तव में वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही पद पर बने रहते हैं। ठीक है, यदि ये किसी भी तरह का समस्या नहीं आई तो वो कितने सालों तक रह सकते हैं, 5 वर्षों तक रह सकते हैं। ये बाद में आएगा, पहले आपको यही याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अब क्या करना है, आगे मेरा है त्याग पत्र। ठीक है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं। प्रधानमंत्री को अगर यदि त्याग पत्र देना हो तो किसे देंगे, वो राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, तो वो अपना शपथ भी उन्हीं के माध्यम से, नियुक्ति उन्हीं के माध्यम से, त्याग पत्र भी उन्हीं के माध्यम से देना पड़ेगा। अगले पॉइंट की ओर हम चलेंगे कि प्रधानमंत्री का वेतन क्या होता है। तो वास्तव में प्रधानमंत्री का वेतन जो होता है, अलग से वेतन की व्यवस्था नहीं होती है। जो सभी सांसदों का वेतन होता है उसी प्रकार का वेतन प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होता है। बस इसमें जो भत्ता होता है या अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है, ये प्रधानमंत्री को अधिक मिलते हैं। यही चीजें उन्हें अन्य सांसदों से अलग कर देते हैं। और अगर एक पॉइंट और हम सीख लें तो ये जो वेतन होता है, सांसदों का वेतन या जिनका भी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का हो गया, तो ये वेतन कौन तय करता है, तो संसद द्वारा ही तय किया जाता है। तो संसद के सारे मेंबर मिल करके ही एक संसद का वेतन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अपना वेतन खुद ही तय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट पढ़े कि प्राइम मिनिस्टर की इस कैटेगरी कैसी होगी, कैसे नियुक्त होंगे, कौन नियुक्त होंगे, कौन नियुक्त करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें कौन कौन शक्तियां प्रदान किए हैं। ठीक है, तो पीएम की शक्तियां, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या शक्तियां, तो शक्तियां उनके पास कई हैं, लेकिन वास्तव में इनके संबंध में क्लियर रूप से संविधान में नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति के सहयोगी है। ऐसे में राष्ट्रपति जितने भी पावर है उनका इनडायरेक्ट रूप से सही
सारे शक्तियों का सही यूज लगभग कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री के ही माध्यम से होने लगता है। तो इनके कार्यों को अगर हम कुछ डिवाइड करके पढ़े तो आसानी से समझ में आ जा सकता है। चलिए इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद के संबंध में उन्हें कौन कौन से पावर प्राप्त है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, कोई भी मंत्री परिषद की बैठक हो गई तो इसको बुलाना, ठीक है। मंत्री परिषद की बैठक को बुलाना, ये पहला पॉइंट है। और जब भी बैठक का आयोजन होगा तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, वो पीएम करेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं मिनिस्टर मतलब मंत्री और प्राइम मतलब जो प्रमुख होंगे, हेड होंगे, ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद की बैठक की वो बुलाने के साथ साथ इसकी अध्यक्षता भी करते हैं पीएम, ठीक है। अर्थात जितने भी मंत्री होते हैं उन्हें अलग अलग विभाग प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि किसी को गृह मंत्रालय, किसी को रक्षा मंत्रालय, ये मंत्रालय दिए जाते हैं। ये वास्तव में ये मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर एक सजेस्ट करते हैं और फिर से राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मंत्रालय दे दिया जाता है। तो मंत्री परिषद को रोक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद के रूप में कुछ कार्य देखें तो मंत्रियों के माध्यम से जो विकास कार्य होते हैं, ठीक है, मंत्रियों का माध्यम से विकास कार्य जो होते हैं वो विकास कार्य किसके नेतृत्व में होता है, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में किया जाता है। तो ये मंत्री स्तर पे उनके कुछ कार्य आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा हम आते हैं राष्ट्रपति के संबंध में, उनके पास क्या क्या पावर है या क्या क्या कार्य देखने को मिलते हैं। यहाँ शक्तियों के साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर के कार्य भी हम देख रहे हैं, ये जो कार्य है कार्य भी देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में कार्य को देखें तो जैसे कि राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। तो कुछ प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं, ठीक है, किस मंत्री को नियुक्त देते हैं, ठीक है, और नियुक्ति संबंध सलाह जो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल किसे चुनना है, कैग को किस मेंबर को चुनना है, इस सब मामलों में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में दिया जाता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा जो भी योजना चल रही है और विकास के जो कार्य हो रहे हैं उसके संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराना, दैट मीन्स उनको इसके बारे में सूचना देना, यह काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का ही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संबंध में उनकी कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उनकी एक शक्ति देखते हैं संसद के संबंध में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संसद के संबंध में उनके पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री पूर्ण मंत्री का परिषद का हेड होता है, संपूर्ण मंत्री परिषद को मिल करके वो लोग उत्तरदायी होते हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ और ये एग्जाम में आते हैं, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोकसभा के विघटन में बात आती है और लोकसभा का विघटन तभी आ सकता है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सूचित करता है कि लोकसभा को विघटन कर दिया जाए। तो संसद के विषय में राष्ट्रपति को कौन देंगे, उसके परामर्श में प्रधानमंत्री देंगे। तो इसके अलावा संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व का क्या कार्य क्या होता है। इस प्रकार का सरकार का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वो संसद में सरकार का मुखिया होता है, सरकार के तरफ से बातें रखता है, कई बार विपक्ष के सवालों का जवाब देता है, कई बार सवालों का आलोचनाओं का जवाब देता है, उनके विचारों को, अपने विचारों को कई बार शामिल कर सकते हैं। ऐसा हालांकि मतलब देखने को मिल रहा है। इससे पहले कुछ सालों के पहले कुछ सरकारों में हम देख सकते हैं कि आपसी रंगीत इतनी बढ़ चुकी है कि विपक्ष की भूमिका काफी कम हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, संसद में हम लोग देखा कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जनता को जवाब देना, ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं कि जनता जब कई बार सरकार से सवाल करती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो इसी संसद में जा करके प्राइम मिनिस्टर जनता के सवालों का जवाब भी देती है। तो इस तरह से संसद में भी उनके
कई कार्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट की ओर। वो लास्ट हमारा है 4 नंबर, अन्य कार्य। ठीक है, कुछ अन्य कार्य भी है जो प्रधानमंत्री के प्रमुख हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी नीति आयोग, ठीक है, पहले योजना आयोग था, अब उसके अध्यक्ष होया करते हैं। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, पीएम मोदी। एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के हेड कौन होते हैं? तो ये भी अध्यक्षता के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, तो कई ऐसा परिषद है, एक संगठन है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। तो ये सब कार्य करने की विधि जो दायित्व है किसके पास है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो इस प्रकार से कई कार्यों को वो अंजाम देते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य के रूप में देखे जा सकते हैं ये सब। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर कुछ बेसिक जानकारी, उनकी भूमिका क्या है या उनकी किस प्रकार का पद का निर्माण किया गया, उनका कार्य क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब अगर देखें कि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, तो वो है अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के कार्य से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप याद कर सकते हैं कि सबसे लंबा कार्य किस प्राइम मिनिस्टर का रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का रहा, काफी लंबा कार्यकाल उनका रहा। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पता करें। ठीक है, फिर पहले कांग्रेस सरकार में कौन प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। फिर अभी कुछ और अन्य कुछ क्वेश्चन आए थे जो किसी विश्वास मत नहीं प्राप्त होने पे अविश्वास द्वारा हटाया गया था। तो कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर से जुड़े क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कभी भी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे तो वहां से आपको इसे देख करके याद करेंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान चीजें हैं। ठीक है, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर के इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आप बना करके ही 99% ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, और ये जो उत्साह आपको देगा यही सफलता का आपका राज बनेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और शेयर करें मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो ताकि ये जो सोशल मुहिम हम लोग का है ये बढ़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।